जय साथियों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल वन व्यू ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है दोस्तों। देखिए, रेलवे भर्ती 2024 के अकॉर्डिंग जीके का मैं जनरल साइंस की जो सीरीज स्टार्ट किया हूँ, आज उस सीरीज का 5वां क्लास है दोस्तों। इसमें देखिए, जनरल साइंस मेरा टॉपिक है जनरल साइंस। आज जनरल साइंस में मैं मिसलेनियस क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मिसलेनियस क्वेश्चन का मतलब होता है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का मिश्रण हो जाता है, जो एएलपी सीबीटी फर्स्ट और टेक्नीशियन आरपीएफ 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। देखिएगा, एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर इस सीरीज में बनाया हूँ, जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको देखना चाहिए अच्छे से। इसके फैक्ट पॉइंट को आपको नोट भी करना है दोस्तों। देखिएगा, आरआरबी एएलपी 2018 के अनुभव के आधार पर, क्योंकि मैंने इसमें सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकेंड क्लियर किया हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसी के आधार पर मैं क्वेश्चन कराने का प्रयास करूँगा दोस्तों, जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आइए देर न करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है। पहला कह रहा है कि निम्न प्रतिरोध शक्ति उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोध शक्ति निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध शक्ति निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध शक्ति उच्च गलनांक। तो राइट आंसर आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक का विद्युत फ्यूज होता है, जो आपके घर में जो बोर्ड होता है उसमें लगा होता है। अधिक ज़्यादा लाइट, अचानक लाइन आ जाती है तो उसमें क्या होता है, ये इसके तार गल जाते हैं, आपका जो है कि फॉल्ट होने से बच जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट लेकर आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आपका होगा उच्च प्रतिरोध शक्ति एवं निम्न गलनांक। फ्यूज तार देखिएगा, टीन और सीसा का मिश्र धातु से बना होता है। नाइक्रोम का तार निकिल और क्रोमियम के मिश्र धातु से बना होता है। नाइक्रोम का तार देखिएगा उच्च प्रतिरोध उच्च गलनांक होता है। याद रखिएगा, फ्यूज उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है, जबकि नाइक्रोम का तार उच्च प्रतिरोध उच्च गलनांक होता है। नाइक्रोम देखिएगा दोस्तों, निकिल तथा क्रोमियम की मिश्र धातु से मिलकर बना होता है, जिसमें निकिल 80%, क्रोमियम 20% होता है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है स्वर्णकारों में द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला एक्वा रेजिया, जिसको अल्मराज कहते हैं, निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। पहला करा नाइट्रिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल से, नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, या सिट्रिक अम्ल तथा बेंजोइक अम्ल से। राइट आंसर आपका 20 का राइट आंसर होगा। नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मतलब दोनों को मिलाकर बनाया जाता है दोस्तों, जिसमें याद रखिएगा, जिसमें एक भाग नाइट्रिक अम्ल का होता है, 3 भाग जो है HCl का होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अम्लराज कहते हैं दोस्तों। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बताता हूँ। देखिए, इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलकर बना होता है। इसको हम एक्वा रेजिया कहते हैं। एक भाग नाइट्रिक अम्ल, 3 भाग HCl होता है। प्रबल अम्ल क्या होता है, एस्टोसोकोर HCl होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है। ये सब प्रबल अम्ल होते हैं। इसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। इसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य होता है। पहला, न्यूट्रॉन की गति को कम करना, न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, रिएक्टर को ठंडा करना, या नाभिकीय क्रिया को रोकना। इसका राइट आंसर क्या होगा, न्यूट्रॉन की गति को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। क्या करता है, कंट्रोल करता है। याद रखिएगा दोस्तों। आइए इसको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ चलता हूँ। इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रॉनों की गति को क्या करना, कम करना। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ इसके फैक्ट पॉइंट है। फैक्ट पॉइंट क्या है, देखिएगा, न्यूट्रॉन मंदक की बात करें तो भारी जल G2O और ग्रेफाइट होता है,
और न्यूट्रॉन कंट्रोल की बात करें तो बोरान की क्षण आती है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। इसका राइट आंसर आपका होगा अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के आधार पे जो है हाइड्रोजन बम बनाया गया दोस्तों। आइए कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बता दूं दोस्तों, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका होगा अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम का आविष्कार 1952 में एडवर्ड टेलर ने किया था। याद रखिएगा ये यूएसए के वैज्ञानिक थे, यूएसए के वैज्ञानिक हैं, याद रखिएगा। अनियंत्रित परमाणु संलयन सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों, याद रखिएगा, ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट है। आइए 5वें क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्वनि तरंगे निर्वात में चल सकती हैं, केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, केवल गैस माध्यम में चल सकती हैं, ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। ये देखिएगा ठोस गैस जो होते हैं ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चलती हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका राइट आंसर पहले क्या हो जाएगा, ठोस एवं गैस दोनों माध्यम चल सकती हैं। देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड में ध्वनि की चाल मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ देखिएगा माध्यम लिया हूँ मैं। उसके बाद देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 25 डिग्री सेंटीग्रेड तीनों हम ले लिए हैं। तो आइए इसकी कुछ देखिएगा, जैसे वायु है जिसमें देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 332 मीटर पर सेकंड होता है, जबकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी उतना होता है। पारा में देखिएगा 1450 मीटर पर सेकंड होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जबकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड का मैं यहाँ इंक्लूड नहीं किया हूँ। जल के देखिएगा, जल का आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होता है, 1493 मीटर पर सेकंड होता है, और जबकि आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है 1498 मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ और भी इसमें फैक्ट पॉइंट है। और देखिएगा इसमें और फैक्ट पॉइंट क्या है, जैसे समुद्री जल की बात करें तो समुद्री जल देखिएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है 1533 मीटर पर सेकेंड, और जबकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है 1531 मीटर पर सेकेंड। लोहा का देखिएगा 5130 मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका नहीं पता है। कांच का देखिएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5640 मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंक्लूड नहीं किया गया है। एल्युमिनियम का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 6420 मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंक्लूड नहीं किया गया है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा, ऐसे ही पॉइंट आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि, जैव तकनीक विधि, जैव गढ़ी विधि, यूरेनियम विधि। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यूरेनियम विधि से हम क्या करते हैं, पृथ्वी की आयु की गणना करते हैं दोस्तों। आइए इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बता दूं। इसका राइट आंसर क्या होगा, यूरेनियम विधि। आइए कुछ इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट क्या है जो आपकी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, उन्हीं चीज में बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ क्या होगा, पहला है कार्बन डेटिंग विधि द्वारा जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है। यूरेनियम लेड विधि द्वारा पृथ्वी की आयु तथा प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है। याद रखिएगा, यूरेनियम से पृथ्वी और प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है, जबकि कार्बन डेटिंग विधि द्वारा जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जाती है। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है इसमें कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर नहीं, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, या व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4, या व्यक्ति की ऊंचाई का दोगुना। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, व्यक्ति की ऊंचाई का जो है आधा अधिक हम क्या करेंगे, व्यक्ति की ऊंचाई का यदि हम आधा प्रतिबिंब आखिर में पूरा देखना प्रतिबिंब देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी ऊंचाई कितना लेना पड़ेगा, हम आधा लेंगे तो हमें क्या पूरा पूरा प्रतिबिंब दिख जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं तो इसको देख लीजिए। राइट आंसर क्या होगा, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। समतल दर्पण में आभासी सीधा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है।
प्रकाश तरंग कैसी तरंगे हैं? तो याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। रोमन ने 1976 में निर्वात में प्रकाश के वेग का पता लगाया और बताया कि प्रकाश का वेग 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर पर सेकेंड होता है दोस्तों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। देखिए, कुछ क्वेश्चन है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करा सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। इसमें देखिए 4 आपके कूट हैं। देखिए, जिसमें कि एक कूट आपका दिखाई नहीं दे रहा है, तो याद रखिएगा। तो मैं यहाँ उसको कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहाँ कर दूँ। देखिए, यहाँ डी वाला ऑप्शन में यहाँ बना देता हूँ। देखिए, डी वाला ऑप्शन क्या है? खनिज। तो यहाँ क्या होगा? चौथा आपका हो जाएगा हरित लवण। याद रखिए। अब देखिए, इसमें प्रकाश संश्लेषण कहाँ कहाँ होगा? तो याद रखिएगा, आपका एक किस में होगा? एक आपका हो जाएगा फोर में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण हरित लवण में होता है। बात करते हैं बी का, तो बी का आपका श्वसन कहाँ होगा? तो ये सूत्रकणिका, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, 2 में होगा दोस्तों। प्रोटीन संश्लेषण क्या होगा? तो प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम सोम में होता है। तो सी का क्या हो जाएगा? ये तीसरा हो जाएगा। अब बात करते हैं खनिज उद्ग्रहण की, तो खनिज उद्ग्रहण कहाँ होता है? जीव द्रव्य में होता है। तो आपका डी का क्या हो जाएगा? डी का आपका फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों। हमें लगता है कि ये चीज आपको इस प्रश्न में आ गई होंगी। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिएगा, इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर वही होगा कि ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का इतना हो। तो इसका राइट आंसर देखिएगा यही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हूँ। 9वां क्वेश्चन, करा परखनली शिशु के संबंध में क्या सत्य है? पहला, अंडे का निषेचन गर्भाशय में होता है। भ्रूण का पूर्ण विकास प्रखनली में होता है। भ्रूण के 2 महीने बाद गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। निकोरा भ्रूण को 2 महीने बाद गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अंडे का निषेचन माँ के शरीर के बाहर किया जाता है। तो यही आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है, जिसको IVF होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं IVF कहते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। याद रखिएगा, अंडे का निषेचन माँ के शरीर के बाहर होता है दोस्तों। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बता दूं, जो आपके परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा कि अंडे का निषेचन माँ के शरीर के बाहर होता है। परखनली शिशु का मतलब होता है टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं इसको। IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो आपको परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा दोस्तों, इसमें कह रहा सूची 1 में आविष्कार है, सूची 2 में आविष्कारक है, के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर ढूंढिए। आइए मैं इसके बारे में और ऊपर चलता हूं, ताकि आपको देखिए बातें और स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ देखिएगा। अब दोस्तों, इसमें देखिएगा सूची 1 और सूची 2 में करा टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया दोस्तों? टेलीविजन का आपका आविष्कार हो जाएगा कौन सा? JL बेयर्ड हो जाएगा, यानी ए का आपका 2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर की खोज किसने? माइकल फेराडे किए थे। तो बी का क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। बात करते हैं भाप इंजन का, तो जेम्स वाट किए थे। तो सी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा दोस्तों। और बात करते हैं डी का, तो डी का रॉकेट इंजन का, तो ये आपका हो जाएगा 3। गोगार्ड जो है, गोगार्ड ने किसका खोज किया था? रॉकेट इंजन का। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर यही होगा आपका ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 हो जाएगा। तो यही देखिएगा, आपका यहीं से राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन कह रहा है, इसमें आपका 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला का सही अनुक्रम क्या है? तो आइए हम देखते हैं, प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्नों की तरफ चलते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा। पहला कह रहा है, पहला पादप होगा, फिर शाकाहारी, मांसाहारी, फिर अपघटक होगा। मांसाहारी, अपघटक, पादप, शाकाहारी, या अपघटक, पादप, शाकाहारी जो है कि पादप होगा।
तो यहाँ देखिएगा आपका पादप की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ मांसाहारी होना चाहिए ना, मांसाहारी। ठीक है दोस्तों। फिर कर रहा शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक, पादप हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक पादप। देखो घास को कौन खाएगा, शाकाहारी जैसे खरगोश हो गए, गाय हो गई। और गाय को कौन खाएगा, मांसाहारी, शेर बाघ हो जाएगा। ठीक है, यही होगा आपका अपघटक होता है। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है सारी चीजें आपको इस पर समझ में आ गई होंगी। ठीक है दोस्तों, अब इसका देखिएगा आंसर की बात करते हैं। तो आंसर की हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक इसका राइट आंसर होगा पादप, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक होगा। यदि ये देखिए 11 प्लस क्वेश्चन की सीरीज थी दोस्तों, यदि सारी सीरीज आपको इस पर समझ में आ गई होगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा। और आप लोग दोस्तों से गुजारिश है कि दोस्तों आप लोग वीडियो को देखते हैं पर लाइक कमेंट नहीं करिए प्लीज़। वीडियो देखने के बाद लाइक कमेंट किया करिए दोस्तों, हमें भी अच्छा लगेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।